हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। और आज करेंगे हम इंग्लिश के पैडागोजी के क्वेश्चन, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि भाई यूज ऑफ बोथ एसिमिलेशन एकोमोडेशन इन लर्निंग लैंग्वेज वो सजेस्टेड बाय किसने। भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, पियाजे ने ये निकाला था कि ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की जो थ्योरी सजेस्ट की थी, पियाजे ने की थी। आपको बताता हूँ कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब आप कोई बच्चा है और वो बच्चा शुरू में किसी एक जानवर को देखता है, और वो जानवर को देखता है कि उसमें उसकी उसका एक फेस है, ठीक है, उसकी 4 लेग्स हैं, ठीक है, और उसकी एक टेल है। तो वो पूछता है कि किसी से, तो वो बताते हैं कि भाई ये एक क्या है, ये एक डॉग है। तो वो इस चीज को एसिमिलेट कर लेता है, आत्मसरण कर लेता है। वो मानता है कि भाई ये जो जिसका एक फेस होता है, जिसकी 4 टांगे होती हैं, जिसकी एक पूंछ होती है, वो एक कुत्ता होता है, ठीक है। लेकिन बाद में कहीं और जाके वो सेम चीज देखता है कि एक और जानवर जिसका फेस भी है, जिसकी 4 टांगे भी हैं, और उसकी एक पूंछ भी है, ठीक है। तो वो दोबारा उस चीज को देखता है। तो जब वो पूछता है कि भाई ये, उसे भी वो कुत्ता ही समझता है, लेकिन उसे बाद में पता लगता है कि भाई ये तो कैट है, यानी एक बिल्ली है। तो वो फिर इस बात को जान जाता है। देखो, ये तो था इसका एसिमिलेशन, यानी जो इसे बात बताई गई उसने मतलब मान ली उस बात को, जो बात जो इंफॉर्मेशन दी गई उसे एज इट इज अपनी स्कीमा में डाल दिया। फिर उसके बाद जो वो अपना जो प्रीवियस स्कीमा था वो दूसरे जानवर पर अप्लाई कर रहा था। लेकिन जब उसे बताया गया कि नहीं, जिसकी फेस या फिर जिसका 4 टांगे या फिर जो जिसकी टैल हो, वो सिर्फ कुत्ता ही नहीं बल्कि वो बिल्ली भी हो सकती है, तो उसने इस नॉलेज को एकोमोडेट किया। एकोमोडेट किया यानी दो चीजें हम देख लेंगे ध्यान से इसमें, कि जब आप कोई चीज सुनते हो, जानते हो और उसे ऐसे ही मान लेते हो, उसे एसिमिलेशन करते हैं, ठीक है। या एसिमिलेशन में कोई नई नॉलेज भी जुड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉग की बात करें, कहीं उसने अगर वाइट डॉग देखा है, तो फिर उसने कहीं ब्लैक डॉग देख लिया, तो ब्लैक डॉग में फिर उसे पता लगा कि हाँ भाई, डॉग का ये फेस, लेग और टेल होती है, और वाइट है तो आपका ब्लैक भी हो सकता है। तो एसिमिलेशन के अंदर एडिशन भी हो सकता है, नई चीजें भी आ सकती हैं। लेकिन जब फेस होना, लेग होना और टेल होना वही चीज है, लेकिन वो कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो इस चीज को एकोमोडेशन बोलते हैं। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट ही बदल जाएगा विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल कुत्ते वाली हैं, लेकिन वो कुत्ता नहीं है, कैट है, तो इस चीज को मानना एकोमोडेशन कहलाता है। जबकि अगर हम कुत्ते के अंदर नई नई चीजें देखते रहेंगे, और लेकिन वो रहेगा आपका, वो है कुत्ता ही, और उसी के अंदर बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल वो व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, तो उसके अंदर सारी चीजें जुड़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, तो इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। और जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेम विशेषताएं वाले दूसरा कोई जानवर है, तो और उसे आप कहते हो कि हाँ भाई ये दूसरा जानवर है, इस चीज को जानना एकोमोडेशन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम के हमारे सामने है कि भाई यूनिवर्सल ग्रामर, जो हमारी यूनिवर्सल ग्रामर है, वो किसने दी है, ये किसने प्रपोज की है। मैं आपको बता देता हूँ, ये चॉम्स्की ने प्रपोज की है। देखिए, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में चॉम्स्की क्या कहते हैं, नोम चॉम्स्की इनका नाम है पूरा। इनका ये कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बेसिक ग्रामर पहले से ही इनबिल्ट होती है। जैसे कि आप कोई फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन के अंदर कुछ ऐप्स आपकी इनबिल्ट होती हैं, ठीक है, जैसे फेसबुक, ठीक है, जैसे गूगल, ये सब पहले की पहली होती है। ऐसे ही नॉम चॉम्स्की का मानना है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो बेसिक ग्रामर है वो पहले से ही होती है। यानी वो दुनिया में आके वोकैबुलरी तो सीखता है, वोकैब तो बहुत अच्छे से सीखता है, लेकिन उसकी जो ग्रामर है, जैसे मैं कहूँगा मुझे खाना खाना है, तो बच्चा ये कभी नहीं बोलता खाना खाना है मुझे। तो इसलिए वो बेसिक ग्रामर, और दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, यूनिवर्सल ग्रामर की अगर हम बात करें, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट होता है, हर लैंग्वेज के अंदर वर्ब होती है, हर बस इनके नाम अलग हो जाते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, लेकिन होता वही है जो हर ग्रामर हर लैंग्वेज में होता है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है वो सबकी सेम होती है। और यही वजह है
नॉम चॉम्स्की के हिसाब से कि वो ये मानते हैं कि जो बेसिक ग्रामर है, जो यूनिवर्सल ग्रामर है, वो बच्चे की इनबिल्ट होती है, यानी वो और कहीं नहीं उसके दिमाग में पहले से होती है, उसे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब बच्चा आपका लैंग्वेज सीखता है तो वो आपसे वोकेबलरी, नए नए वर्ड तो सीखता है, लेकिन वो कैसे सीखता है कि ये यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो करना है, यहाँ पे ये लगाना है, पहले मुझे सब्जेक्ट बोलना है, फिर मुझे वर्ब बोलनी है, ये पहले से ही उस बच्चे के अंदर इनबिल्ट, यानी पहले से ही वो बच्चा इस बात को जानता है। तो नॉम चॉम्स्की की एक और बात कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में पहले ही एक डिवाइस फिट होती है जिसका नाम होता है एलएडी। एलएडी की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इस बात को याद रखना। यही कंसेप्ट है कि ये जो आपकी डिवाइस है, ये माइंड में उसके बच्चे की पहले ही रहती है, वो लैंग्वेज को समझने की डिवाइस पहले ही अपने दिमाग में रख कर आता है। तो ये नॉम चॉम्स्की की जो है प्रपोज करी हुई एक थियरी है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रामर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन जो ये पहले भी क्वेश्चंस हमने करा था, इसका आंसर है द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन कुछ नहीं है, बस जब बच्चा बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी ग्रामर रूल के वो ये सीख जाता है कि लैंग्वेज को कैसे बोलना है, इसी चीज को हम लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। देखिए बच्चा जब अच्छे से सीखता है, अच्छे से करता है, तो जब बच्चे को फुल एनवायरनमेंट मिलता है, तो एक्सपोजर बोलते हैं पूरा एनवायरनमेंट मिलना जहां पर वो लैंग्वेज पूरी तरीके से बोली जा रही हो, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, यानी कौन सा प्रिंसिपल लगता है जब हम कोई पर्टिकुलर कोर्स करा रहे हो किसी पर्टिकुलर यानी किसी विशेष क्लास के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें लगता है प्रिंसिपल, सॉरी ये नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन का प्रिंसिपल लगता है जब कभी भी हम पर्टिकुलर कोई विशेष कोर्स या किसी विशेष क्लास के लिए पढ़ाने वाले हों, तो यहाँ पर अप्लाई होता है, इसे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्टल सोनेट क्या होता है। भाई कर्टल सोनेट मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 10 लाइन या 10.5 लाइन या 11 लाइन होती हैं, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो आपके हॉमकिंस हैं, तो उन्होंने ही ये लिखा था। मार्ले इनका नाम जीएम हॉपकिंस है, जीएम हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस। ठीक है, तो ये इन्होंने ही क्या करा है, हॉपकिंस, हॉपकिंस इन्होंने ही इसको लिखा है, इसके यही प्रतिपादक है, इन्होंने इसे इन्वेंट किया था, कर्टल सोनेट। इसके अंदर मैं फिर बता देता हूँ आपको, 10 लाइनें हो सकती हैं, 10.5 हो सकती हैं, या फिर पूरी 11 हो सकती हैं, ये लाइन कर्टल सोनेट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, हाउ इज ग्रामर टोट इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ग्रामर या ट्रांसलेशन जो सिखाई जाती है वो डिडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है, और डिडक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ें आपको पता है कैसे, और सिर्फ आपको क्या होता है उन रूल्स और रेगुलेशंस की एक्सरसाइज करनी होती है। यानी आपके सामने जो ग्रामर बनाने वाला है वो रूल्स आपको बता चुका है इस टाइम, बस आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको अप्लाई करना है। तो डिडक्टिव मेथड में भी यही होता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करना होता है, और इंडक्टिव मेथड में उल्टा होता है कि हमारे पास छोटी छोटी चीजें होती है, उससे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, यानी जब हम आपका पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं वो इंडक्टिव है, और जब जर्नल से आप पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं वो डिडक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज वॉज टू, क्या एम था। मैं सिंपल सी बात है, जो इंग्लिश हमारी जो स्वतंत्रता से पहले सिखाई जाती थी, उसका मेन पर्पस ब्रिटिश वाले इंग्लिश सिखाते थे इंडियंस को, और मेन पर्पस यही होता था ताकि वो लोग जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें तो हमारी लैंग्वेज को अच्छे से जान लें और हम उनसे अच्छे से काम करवा सकें। तो यही आपका मेन मकसद था पहले इंग्लिश सीखने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अ टीचर डिवाइड्स फॉर क्लास इनटू पेयर्स टू एक्सचेंज देयर नोटबुक्स एंड मेक करेक्शंस एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीचर। यानी कहने का मकसद ये है, क्लास हुई है, क्लास में बच्चों से कह दिया गया है कि तुम एक दूसरे की कॉपियों को चेक कीजिए। तो इस चेक करने को सिस्टम को हम पीयर असेसमेंट बोलते हैं। इससे क्या होता है, आप टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई कैसे कैसे कॉपी एक दूसरे की चेक करते हैं। इसका दूसरा नाम सेल्फ असेसमेंट भी है। तो इससे बच्चा पीयर असेसमेंट करता है, यानी एक दूसरे की कॉपी चेक करता है, जिससे बच्चे के अंदर ऑनेस्टी का प्रभाव होना और कॉपियां अच्छी चेक होती है। ये हमने भी बहुत किया है कि हम एक दूसरे का टेस्ट लिया करते थे, एक दूसरे को हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दिया करते थे। इससे हमारी बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होता था। ये चीज हम कर चुके हैं और हमें ये पता भी नहीं था कि पीयर असेसमेंट है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे का टेस्ट लेने की प्रक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लिखा हुआ अ टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट concept and predicate in sentence framing in her English grammar class। वो सिखाती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में टीचर बता रही है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट शी गिव एन एक्सरसाइज। देखो, जब कभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझा के आपको एक्सरसाइज दी जाएगी तो वो हमेशा आपका डिडक्टिव मेथड होगा, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में आपको क्या होता है, चीजें बता दी जाती है, अब उसका आप पालन करेंगे। यही डिडक्टिव मेथड होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ग्रामर टीचिंग इन इंसिडेंट मेथड इज डन ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ। देखिए, ग्रामर को कहाँ सिखाया जाता है, यानी इंसिडेंट मेथड के अंदर कब, यानी इंसिडेंट या घटना के हिसाब से, यानी घटनाएं रूप से, यानी आप ग्रामर नहीं सिखा रहे हो प्रॉपर रूप से, बस आप क्या करो, टेक्स्ट पढ़ा रहे हो और कॉम्पोजिशन राइटिंग करवा रहे हो, उसके जरिए अपनी ग्रामर ठीक करवा रहे हो। तो वही आंसर इसमें आप ठीक होगा, यानी टेक्स्ट और कॉम्पोजिशन के द्वारा अगर आप किसी को ग्रामर सिखा रहे हो तो इसे इंसिडेंट मेथड द्वारा ग्रामर सिखाना बोलते हैं। और ये किसके द्वारा करी जा सकती है, यानी टेक्स्ट बुक लिखवाना और कॉम्पोजिशन करवाना इसके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर कंप्राइजेज ऑफ। इंग्लिश ग्रामर किससे बनी हुई है। देखिए, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स से। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि किस तरीके से आपको साउंड निकालना है, यानी आपकी जो पिच होती है, बोलने का तरीका होता है, वो भी ग्रामर के अंदर ही आता है। क्योंकि जब आप कोई बोल रहे हो, मान फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस पर फुल स्टॉप है, तो बोलने में तो फुल स्टॉप नहीं होगा। बोलने में तो आपको अपनी पिच ऐसी करनी पड़ेगी कि दूसरे वाले को लगे कि हाँ आपने पोज लिया है, आपका यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ है। तो मॉर्फोलॉजी भी ग्रामर में होती है और सिंटेक्स तो ग्रामर का हिस्सा है ही, कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के क्या रूल हैं, कौन सी एडवर्ब लगानी है, सिंटेक्स के अंदर आता है। तो दोनों ही पार्ट होंगे, तो ऑप्शन आपका सी ठीक होगा। ए और बी दोनों ही कंप्राइज करते हैं ग्रामर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रामर एम्फेसाइज मोर ऑन रूल्स। यानी इसका है प्रिस्पेक्टिव। देखो, प्रीस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर ही, प्रीस्क्रिप्टिव यानी पहले ही स्क्रिप्ट करा हुआ, इस मेथड के हिसाब से ही क्या होता है, बच्चे ग्रामर पे, इसमें इस मेथड में ग्रामर पर ज्यादा दिया जाता है। और ये एक तरीके से अच्छी बात नहीं है वैसे, क्योंकि बच्चा इसके अंदर क्या होता है, ग्रामर के रूल्स के अंदर ही सीमित रहता है, वो लैंग्वेज को सिर्फ रूल्स के जरिए ही समझ पाता है। तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिफिकल्टी। यानी इनमें से कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है। पुअर मेमोरी, ये भी लर्निंग डिफिकल्टी है। रिलेटिवली मोर कॉम्प्रहेंसिव पावर, लैक ऑफ गुड बुक्स, फेल टू ट्रांसफर नॉलेज। देखिए, पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रहेंसिव पावर, तो कम कॉम्प्रहेंसिव पावर, ये भी लर्निंग, पुअर मेमोरी, ये भी, फेल टू ट्रांसफर नॉलेज, फेल टू ट्रांसफर नॉलेज टू रिलेटेड लर्निंग एरियाज एप्रोप्रिएटली, यानी अपनी नॉलेज को ट्रांसफर ना कर पाना, ये भी लर्निंग डिफिकल्टी है। तो लैक ऑफ गुड बुक्स, अच्छी बुक का ना होना, इसका लर्निंग से, बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छी बुक का ना होना ये स्कूल की जिम्मेदारी है, और भाई एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है या टीचर की जिम्मेदारी है, ये बच्चे की लर्निंग की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यही ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पीच डिसऑर्डर। कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं है, वो देखेंगे। टॉकिंग एट स्लो और फास्ट स्पीड, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपने ऊपर होता है, चाहे आप स्लो बोले चाहे आप फास्ट बोले, ये कोई भी आपका स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। बल्कि स्लरिंग करना, लिपसिंग करना, यानी लिपसिंग करना, स्टमिंग यानी हकलाना वकलाना, डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन, अच्छी प्रोनाउंसिएशन ना होना, ये सारे आपके स्पीच डिसऑर्डर हो सकते हैं। बट स्लो या स्पीड के साथ बोलना आपका कोई डिसऑर्डर
नहीं है स्पीच का। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दी एजुकेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।